हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम यूनिट 2 कंसीडरेशन के साथ स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 के, जिसका नाम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसके ऊपर लिख लें वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर करें और बैकग्राउंड में जो आवाज़ आए उसे भी इग्नोर करें। स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा पास कंसिडरेशन है जैसे कि, तो इसमें हमारे पास एक तो मीनिंग है और डेफिनेशन है। देन हमारे पास कुछ लीगल रूल्स हैं वैलिड कंसिडरेशन के रिगार्डिंग। फिर हमारे पास है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। एंड देन हमारे पास है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीवर्टी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने कंसिडरेशन के साथ। आइए पढ़ते हैं। तो देखिए, कंसिडरेशन पहले तो एक एसेंशियल एलिमेंट है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, जिसके बिना कोई भी सिंगल प्रॉमिस को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। इन अ टर्म यूज्ड इन द सेंस, ये जो टर्म है यूज्ड होती है क्विड प्रो क्यू सेंस में, जिसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न हैविंग अ डबल एक्सपेक्ट ऑफ अ बेनिफिट टू अ प्रॉमिसर एंड अ determinant ऑफ द प्रॉमिस। इट हैज़ रियली अंडरस्टूड इन द सेंस ऑफ सम determinant हैज़ इंग्लिश। लो, आप यहाँ से स्किप कर सकते हो, कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि ये एज अ टाइप ऑफ रिविजन लेक्चर्स हैं, तो हम पूरा पूरा नहीं पढ़ेंगे। व्हाट इज़ कंसिडरेशन। अब हम कंसिडरेशन पर आ जाते हैं। तो कंसिडरेशन क्या होता है, एक प्राइस एग्रीड होता है, ठीक है, टू बी पेड बाय द प्रोमिसी, जो प्रोमिसी पे करेगा ऑब्लिगेशंस के लिए प्रोमिसर की। जो वर्ड आपका कंसिडरेशन है वो अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करा गया था एक वेरी पॉपुलर इंग्लिश केस लॉ में, जो कि था आपका मिसा वर्सेस करी। अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ, एक वैल्यूएबल कंसिडरेशन लॉ के सेंस में मे कंसिस्ट आइदर, कंसिस्ट करती है या तो कुछ राइट्स, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और बेनिफिट अक्रिंग टू वन पार्टी, या फिर दूसरी पार्टी के लिए फोरबेरेंस, डिटर्मिनेंट, लॉस, रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन, सफर्ड और अंडरटेकन बाय द अदर। फोरबेरेंस का मतलब होता है सहन करना। यहाँ पर सही से लिखा नहीं जा रहा, आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ। फोरबेरेंस का मतलब होता है सहन करना, ठीक है। तो कंसिडरेशन क्या होता है कि एक लॉ के सेंस में ऐसी चीज़ें जो कंसिस्ट करती हों, कुछ राइट्स मिल रहे हो या फिर इंटरेस्ट मिल रहा हो, प्रॉफिट मिल रहे हो या बेनिफिट हो रहे हैं एक पार्टी को, और जो दूसरी पार्टी है वो कुछ सहन कर रही हो, डिटर्मिनेंट कर रही है, या फिर उसके पास कोई उसके कुछ लॉसेज हो रहे हो, या फिर आपने कुछ उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ से। देन हमारे पास है डेफिनेशन हैज़ पर सेक्शन 2D वैन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, जब प्रोमिसी के डिज़ायर पर, प्रोमिसी प्रोमिसर के डिज़ायर पर जब प्रोमिसी या फिर कोई दूसरा बंदा कुछ करता है या कुछ ना करता या कुछ नहीं करता है, और कुछ कर देता है या कुछ करने से मना करता है, या फिर कुछ करने के लिए प्रॉमिस करता है या कुछ ना करने के लिए प्रॉमिस करता है फ्यूचर में, सच एब्सटिनेंस, ऐसी एब्सटिनेंस मतलब ना करना और करना, आपका कंसिडरेशन कहलाता है प्रॉमिस के लिए, ठीक है। देन हमारे पास है एनालाइज। कंसिडरिंग इज एन एक्ट डूइंग समथिंग, कंसिडरेशन क्या होता है कि कुछ करना। देन सेकेंड पॉइंट है हमारे पास इज एब्सटिनेंस, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ करने से रोकना या कुछ करने से रुक जाना भी कंसिडरेशन हो सकता है आपका। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब है भाई। तीसरा पॉइंट हमारे पास कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, जो आप कंसिडरेशन दे रहे हो ना वो प्रोमिसर के डिज़ायर पर होनी चाहिए। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, कंसिडरेशन मूव हो सकती है प्रोमिसी से किसी तीसरे बंदे तक। देन कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जैसा हमने डेफिनेशन में पढ़ा है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हो सकती है। अब सेक्शन को ऐसे याद रख सकते हैं, कंसीडरेशन 2D के अंदर कंसीडरेशन पढ़ो तो 2D के अंदर आपको दिया गया है। देन हमारे पास हैं लीगल रूल्स कंसिडरेशन के रिगार्डिंग। पहला रूल है हमारे पास, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर,
जो कंसिडरेशन है वो प्रोमिसर के डिज़ायर पर मूव कर सकती है। कंसिडरेशन मे बी ऑफर्ड बाय द प्रोमिसी, ऑफर्ड की जा सकती है प्रोमिसी के द्वारा या थर्ड पार्टी के द्वारा डिज़ायर या फिर रिक्वेस्ट पर प्रोमिसर के। ठीक है, कंसिडरेशन ऑफर्ड की जा सकती है प्रोमिसी या फिर किसी थर्ड पार्टी के द्वारा प्रोमिसर के डिज़ायर पर। दिस इम्प्लाई रिटर्न एलिमेंट ऑफ कंसीडरेशन, ये इम्प्लाई करता है एक रिटर्न एलिमेंट कंसीडरेशन का। कोर्ट ऑफ मैरिज इन कंसिडरेशन ऑफ प्रॉमिस ऑफ सेटलमेंट इज इनफोर्सेबल। अगर आप कोर्ट ऑफ मैरिज मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज है ना, तो कंसिडरेशन ऑफ प्रॉमिस ऑफ सेटलमेंट इज इनफोर्सेबल। अगर आप एक सेटलमेंट वाला कोई प्रॉमिस कर रहे हो तो वो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, प्रॉमिस जो होगा वो इन्फोर्सेबल होगा। एन एक्ट डन एट द डिज़ायर ऑफ अ थर्ड पार्टी इज़ नॉट अ कंसिडरेशन। अगर थर्ड पार्टी अपने डिज़ायर पर ही कोई काम कर देती है तो वो कंसिडरेशन नहीं होता है। आपके पास यहाँ पर एक केस लो था दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। मैं इसमें आपको ऐसे ऐसे ही बता देता हूँ। तो जो हमारे दुर्गा प्रसाद भाई थे वो कलेक्टर साहब के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे एक बिल्डिंग बनानी है। देन वो कलेक्टर साहब बोल देते कि आप बिल्डिंग बना लो। बिल्डिंग वो बना लेते हैं। फिर बलदेव भाई उसके अंदर रहने आते हैं। बलदेव भाई के लिए कुछ रेंट फिक्स होता है तो वो रेंट तो पे ही करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे आपकी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई है, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना चाहता हूँ। पर बाद में जो बलदेव या दुर्गा भाई जो होते हैं वो कह देते हैं कि मैं नहीं दूंगा अब आपको वो एक्स्ट्रा अमाउंट। तो फिर जो हमारे डिपेंडेंट मतलब प्लेंटिफ होते हैं वो कर देते हैं क्या केस कि इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपको एक्स्ट्रा अमाउंट दूंगा और ये मुझे नहीं दे रहे हैं। तो कोर्ट ये बोलती है कि वो उनकी मर्जी है, वो दे ना दें, आपको रेंट आपका पूरा मिलेगा। एक्स्ट्रा कमीशन जो थी आपको आप उसके लिए एंटाइटल्ड नहीं हो, आप वो नहीं मांग सकते। देन हमारे पास सेकंड पॉइंट है विच इज़ कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो कंसिडरेशन मूव भी कर सकती है प्रोमिसी से किसी दूसरे पर्सन को। इन इंडिया कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ठीक है, विच इज़ नॉट a party to a contract. The definition as given in the section 2D make the proposition clear. According to the definition, when at the desire of the promiser, promisee or any other party does some things, an act is consideration. जब कोई promisee या फिर कोई तीसरी पार्टी कुछ करती है तो हम उसे कंसिडरेशन कहते हैं। किसके डिज़ायर पर? प्रोमिसर के डिज़ायर पर। ये ज़रूरी वर्ड है, आपको प्रोमिसर के डिज़ायर पर करना है। अगर आप अपने हिसाब से कर रहे हो ना थर्ड पार्टी, तब वो नहीं होती है कंसिडरेशन। ठीक है, दूसरे शब्दों में ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन बट नॉट स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन के लिए स्ट्रेंजर हो सकता है पर कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्रेंजर नहीं हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास एक फेमस केस लो था चनिया वर्सेस रम्या। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या हुआ था कि एक ओल्ड लेडी थी, उन्होंने अपनी बेटी को प्रॉपर्टी गिफ्ट करी थी और बोला था कि आप अपने मामा को इतने इतने पैसे पे करोगे। उन जो हमारी दीदी थी उन्होंने बोले थे कि हाँ मैं पे करूँगी। फिर जो हमारी दादी होती हैं वो निकल लेती हैं एंड देन उसके बाद जो उनकी बेटी होते हैं वो पैसे नहीं पे कर रही होती हैं। तो मामा जो होते हैं आपके वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं थे, पर फिर वो केस कर देते हैं कि ऐसा ऐसा लिखा गया था कॉन्ट्रैक्ट में, उन्होंने वो ऐसे ऐसे कहकर मरी थी और अब ये मुझे पैसे नहीं दे रही है। तो कोर्ट ये हेल्ड कर दिया है कि हाँ आपको इन्हें पैसे देने होंगे। देन हमारे पास है एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन। कंसिडरेशन विच कंसिस्ट इन परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट सेट टू बी एग्जीक्यूटेड। जो कंसिडरेशन विच कंसिस्ट इन द परफॉर्मेंस, जो कंसिस्ट है परफॉर्मेंस के अंदर, मतलब एक्ट आपने पूरा कर दिया है तो हम उसे एग्जीक्यूटेड कहेंगे जब आपने क्या कर दिया, एक्ट की परफॉर्मेंस कर दी है। वैन इट कंसिस्ट ऑफ प्रॉमिस, जब वो प्रॉमिस कंसिस्ट करे मतलब आप कुछ करने वाले हो, तब आप उसे एग्जीक्यूटरी कहोगे। द प्रॉमिस वन बाय वन पार्टी में बी कंसिडरेशन फॉर एन एक्ट बाय सम पार्टी एंड वाइस वर्सा। जो प्रॉमिस है एक पार्टी के द्वारा में भी वो कंसिडरेशन हो सकती है एक्ट के लिए दूसरी पार्टी के द्वारा।
हमारे पास फोर्थ है कंसिडरेशन में बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन आपकी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर हो सकती है। द वर्ड हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, जो वर्ड है ना आपका हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब कर दिया या फिर करने से रोक दिया था, ठीक है। किसके अंदर दिया गया? सेक्शन 2D, मतलब डेफिनेशन जो है आपकी उसके अंदर जो बताया गया है वो रिकॉग्नाइज करता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ पास्ट कंसिडरेशन, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ पास्ट कंसिडरेशन, मतलब आपने जो पास्ट में कंसिडरेशन दी है वो भी वैलिड होती है। इन ऑर्डर टू सपोर्ट अ प्रॉमिस अ पास्ट कंसिडरेशन मस्ट मूव बाय अ प्रीवियस रिक्वेस्ट। प्रॉमिस को सपोर्ट करने के लिए जो पास्ट कंसिडरेशन है वो मूव कर सकती है प्रीवियस रिक्वेस्ट से भी। इट इज़ अ ग्रेटर प्रिंसिपल दैट कंसिडरेशन इज गिवन एंड एक्सेप्टेड इन एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस। The consideration, if past, may be motive but cannot be real consideration in a subsequent promise. आपकी वो मोटिव हो सकती है पर रियल कंसिडरेशन नहीं होगी सब्सिक्वेंट प्रॉमिस के अंदर, बट इन द इवेंट ऑफ द सर्विसेज बीइंग रेंडर्ड इन द पास्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द एंड और एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। पर अगर कोई सर्विसेज आपने दी हैं पास्ट में रिक्वेस्ट पर भी या डिज़ायर पर प्रोमिसर के, तो वो जो सब्सिक्वेंट प्रॉमिस है वो रिकॉर्डेड करेगा एज एडमिशन दिस पास कंसिडरेशन। जो आपकी पास कंसिडरेशन थी ना वो ग्रेट्यूशियस नहीं थी, मतलब आपने ऐसे ही नहीं कर दी थी, आपने पैसे के लिए करी थी। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडुकेट। कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी ऑफ एनी पार्टिकुलर वैल्यू, कोई सी पार्टिकुलर वैल्यू की होना ज़रूरी नहीं है कंसिडरेशन को। इट इज़ नॉट अप्रॉक्सीमेटली ऑफ इक्वल वैल्यू, ना वो इक्वल वैल्यू की होना उसको ज़रूरी है। फॉर विच इज़ एक्सचेंज, जिसके लिए वो एक्सचेंज की जा रही है, पर ऐसी कुछ चीज़ होनी चाहिए जिसे लो रिगार्ड करते हो कि हाँ उसकी कुछ वैल्यू है, ठीक है। समथिंग इन रिटर्न नीड नॉट टू बी इक्वल टू समथिंग गिवन। समथिंग इन रिटर्न का मतलब ये नहीं है कि आप इक्वल ही दो जो आपको मिल रहा है। इट कैन बी कंसिडर्ड, उसे हम एज अ बैड बार्गिन मान लेंगे पार्टी का, जिस पार्टी को आप मतलब कम मिल रहा है बदले में। इट मे बी नोटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट दैट explanation 2 of the section 25 state that an agreement to which consent of the promisor is freely given। ऐसा एग्रीमेंट जिसमें जो कंसेंट है ना प्रोमिसर का वो फ्रीली दिया गया है और इज नॉट वॉइड, वो वॉइड नहीं होगा बिकॉज द कंसिडरेशन इज इनएडुकेट। ठीक है भाई साहब, क्योंकि आपकी कंसिडरेशन इनएडुकेट है तो इसलिए वो वॉइड नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर आपने जो कंसेंट है ना वो फ्रीली दिया है। कंसेंट आपने पढ़ा था अभी पीछे, कब फ्री होता है वो? तब वो जब वो कॉज्ड बाय नहीं होता है किसकी चीज़ों से? कोअर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड एंड मिस्टेक। पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है हमारे पास। अगर आपको जो कंसिडरेशन मिल रही है ना, मतलब बदले में जो मिल रही है वो शॉकिंगली लेस है, तो जो दूसरी पार्टी है ना वो अगेल कर सकती है, अगेल मानी क्लेम कर सकती है कि उसका कंसेंट जो है ना वो फ्री नहीं था। एंड देन दिस, और फिर जो ये इनएडुकेट कंसिडरेशन है ना, हम इसे एक एविडेंस के तौर पर लेते हैं इन सपोर्ट ऑफ द एलिगेशन जो आपने क्लेम किया है। आप साथ साथ वर्ड का मीनिंग लिखते रहें, बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज़ लीगली बाउंड टू परफॉर्म। इसमें मैं आपको ऐसे ऐसे बता देता हूँ, जैसे कि किसी बंदे की नौकरी है, मतलब फायर ब्रिगेड वाले की नौकरी है और आपके घर में आग लग जाती है और वो आता है आपके पास और घर की आपकी आग बुझाता है, तब वो कोई भी एक्स्ट्रा पैसे चार्ज नहीं कर सकता है अगर वो बाहर से ही आग बुझा रहा है, क्योंकि वो लीगली बाउंड है वो काम करने के लिए। पर अगर वो आग के अंदर से आपका कोई मतलब भाई है, बहन है, मतलब वाइफ है, कोई भी आपका आपका आग के अंदर फंस गया है, उसे वो अंदर से बाहर निकाल कर लाता है, तब वो एक्स्ट्रा अमाउंट आपसे चार्ज कर सकता है, क्योंकि उस काम को करने के लिए वो लीगली बाउंड नहीं था, वो उसने एक्स्ट्रा सर्विसेज दी हैं आपको। The performance of one's act of a person is legally bound to perform same cannot be considered of a consideration for a contract। तो जो legally bound है उसे हम consideration नहीं मान सकते हैं। hence a promise to pay money of witness is void। ठीक है ना, जो witness है उसे पैसे पे करना void माना जाता है for it without consideration। ठीक है, hence such a contract, ऐसे contract void होते हैं for what consideration। Similarly, an agreement by client to pay counsel after the latter being engaged a certain sum over above fee
इन एक्सेस ऑफ द केसेस ऑफ वायर्ड सिंस विदाउट कंसिडरेशन बट वेयर अ पर्सन प्रॉमिस टू डू मोर, पर जहाँ पर पर्सन मोर मतलब मोर वर्ड आ गया, यहाँ पर ज़्यादा काम कर रहा है जिसके लिए वो लीगली बाउंड नहीं है करने के लिए, सच अ प्रॉमिस इज़ नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ऐसा जो प्रॉमिस है वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होता है उसे, और हम ऐसा गुड कंसिडरेशन रिगार्ड करते हैं। और इट शुड नॉट बी वे और अनसर्टेन, ना वो वे होगा ना अनसर्टेन होगा, आप उसके लिए एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। देन हमारे पास है कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूशनरी, कंसिडरेशन को रियल और इल्यूशनरी नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड मस्ट नॉट बी इल्यूशनरी, इट मस्ट बी समथिंग टू विच द लॉ अटैच सम वैल्यू, वो ऐसी कुछ चीज़ होनी चाहिए जिसके लिए लॉ ने कुछ वैल्यू अटैच करके रखी है। इफ़ इट इज़ लीगली और फिजिकली इम्पॉसिबल, अगर वो लीगली या फिर फिजिकली इम्पॉसिबल है तो उसे हम एक वैलिड कंसिडरेशन की तरह रिगार्ड नहीं करते हैं। देन हमारे पास है 8th पॉइंट विच इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ जर्नल रूल्स, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी लॉफुल, इमोरल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। कंसिडरेशन आपकी लॉफुल नहीं हो सकती, मतलब लॉफुल होनी ज़रूरी है, अनलॉफुल नहीं हो सकती है, इमोरल नहीं हो सकती है, और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओनली प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन इज़ नॉट सफिशेंट, सिर्फ कंसिडरेशन का होना ही ज़रूरी नहीं है, उसे लॉफुल भी होना चाहिए। एनीथिंग विच इज़ इमोरल, कोई भी चीज़ जो इमोरल है या फिर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, ऑल्सो कैन नॉट वैल्यूड एज, उसे भी हम वैल्यूड नहीं करते हैं एज अ वैलिड कंसिडरेशन। तो यहाँ पर हमने अपने 8 पॉइंट के साथ ख़त्म करा। एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन से हमारे पास 8 पॉइंट थे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के साथ, जो था आपका कंसिडरेशन मस्ट मूव, जो आपकी कंसिडरेशन है वो मूव कर सकती है प्रोमिसर के डिज़ायर पर। ठीक है, कंसिडरेशन मूव कर सकती है प्रोमिसर से एनी अदर पार्टी तक, प्रोमिस टू एनी अदर पार्टी। ठीक है, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी हो सकती है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी हो सकती है, एडुकेट होना भी उसे ज़रूरी नहीं है। देन हमारे पास है कि परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज़ लीगली बाउंड टू परफॉर्म, जो बंदा लीगली बाउंड है परफॉर्म करने के लिए वो भी आपकी कंसिडरेशन नहीं होगी। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए, इल्यूशनरी नहीं होनी चाहिए, और लॉफुल होनी चाहिए, मोरल होनी चाहिए, और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। शूट बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड पार्टी जो आपकी वैसे तो केस नहीं कर सकती है, पर किन किन मामलों में वो केस कर सकती है वो आपको दिया गया है। यही होता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिवरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट श्यू, जब स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट श्यू नहीं कर सकता है तब उसे हम डॉक्टर ऑफ प्रिवरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। पर यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं आपके पास, जहाँ पर आपका जो थर्ड पार्टी है ना, मतलब वो भी केस कर सकती है। उसमें हमारे पास है इन केस ऑफ ट्रस्ट, जो ट्रस्ट के केस में जो हमारा बेनिफिशियरी वो इन्फोर्स कर सकता है अपने राइट थ्रू ही वॉज, हालांकि वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होता है बिटवीन सेटलर और ट्रस्टी के बीच में, पर बेनिफिशियरी फिर भी केस कर सकता है। इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट के केस में भी जो टर्म्स होते हैं सेटलमेंट के आर रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग एंड मेंबर ऑफ फैमिली हु ओरिजिनली हैज़ नॉट बीन पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन इन्फोर्स द एग्रीमेंट। तो जो टर्म्स है सेटलमेंट के वो रिड्यूस कर दिए गए आपने राइटिंग में, राइटिंग में होने ज़रूरी है। ठीक है भाई, तो जो फैमिली के मेंबर हैं और ओरिजिनली पार्टी भी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो भी आपके इन्फोर्स करवा सकते हैं। जैसे कि दो भाई थे एक्स और वाई, उन्होंने एग्री कराया था कि वो पे करेंगे 20,000 रुपये अपनी मदर को ऑन पार्टीशन ऑफ जॉइंट प्रॉपर्टी, जब मतलब हिस्सा हिस्सा बढ़ जाएगा, बट लेटर दे डिनाइड टू अबेड बाय इट, तो वो बाद में मना कर देते हैं कि हम नहीं देंगे। हेल्ड देयर मदर ऑल्सो टू स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन रिक्वायर देयर सन फॉर सच अलाउंस, हालांकि उनकी माँ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो भाइयों के बीच में रहता है कि हम 20,000 रुपये देंगे, पर उनकी मम्मी जी जो हैं वो अभी भी केस कर सकती हैं कि ये जो मेरे लौंडे हैं ना, ये हरामी से ये पैसे नहीं दे रहे, मुझे पैसे दिलाओ। इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट्स, कुछ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट्स में भी आप कर सकते हो। प्रोविजन मे बी मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन मे फाइल अ शूट ऑल्सो इज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो हम यहाँ पे भी आप कॉल कर मतलब केस कर सकते हो, बेनिफिट के लिए है ये आपके।
यहाँ पर एक्स की वाइफ होती है, वो उसे मारता है, फिर वो चली जाती है, फिर एक्स जाता है उसके मतलब अपने ससुर से बात करता है कि अब नहीं मारूंगा मारूंगा, फिर वो ले आता है, फिर दोबारा मारता है। तो उसकी बीवी जो है उसके ऊपर केस कर सकती है, ऑल्सो ही शी इज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। देन हमारे पास है इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द बेनिफिट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन असाइंड, जब कोई बेनिफिट दिया जा रहा हो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो जो असाइनी है वो इन्फोर्स कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, बट सच असाइनमेंट शुड नॉट इन्वॉल्व एनी पर्सनल स्किल, पर उन असाइनमेंट में कोई पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास एक्नॉलेजमेंट ऑफ और स्टॉपल व्हेन द प्रोमिसर बाय हिज कंडक्ट एक्नॉलेज हिमसेल्फ एज एजेंट, जब प्रोमिसर अपने आप को एक्नॉलेज कर देता है एज अ एजेंट थर्ड पार्टी का, इट वुड रिजल्ट इनटू अ बाइंडिंग ऑब्लिगेशन टुवर्ड द थर्ड पार्टी, तो फिर वो एज अ बाइंडिंग क्या करता है, बाइंडिंग ऑब्लिगेशन की तरह काम करता है थर्ड पार्टी के लिए। इन केस ऑफ कॉन्वेनेंट रनिंग विद द लैंड, अगर कोई आपने कंडीशन डाली है लैंड के साथ, द पर्सन हु परचेजेज लैंड, जो अगर जो बंदा मतलब लैंड परचेज कर रहा है किसी नोटिस के साथ, डेट द ओनर ऑफ द लैंड इज बाउंड बाय सर्टेन ड्यूटी, की जो ओनर है आपका लैंड का वो बाउंड है सर्टेन ड्यूटीज़ की जो अफेक्ट करती हैं लैंड को। द कन्फिनेंट अफेक्टिंग द लैंड मे बी इन्फोर्सेबल बाय द सक्सेसर ऑफ द सेलर, और अगर वो बंदा उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है, फिर जो सक्सेसर है ना, ओनर ओनर का जो सक्सेसर है, मतलब किसी पिता ने बेची है किसी बंदे को कि मेरी ये 100 गज ज़मीन है, इसमें से 50 गज खाली रहेगी, आप 50 गज पे बना सकते हो, पर उसने पूरे 100 गज पे बना दिया, पर जो फिर जो अगर आप ओनर नहीं रहा, तो जो ओनर का सक्सेसर मतलब बाप का जो बेटा है ना, वो भी इन्फोर्स करवा सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को। यहाँ पर हम लास्ट पॉइंट है हमारे पास एक, फिर हम ख़त्म कर लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट, अगर कोई एजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेता है तो उसका प्रिंसिपल इन्फोर्स कर सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को जो एजेंट के द्वारा एंटर किया गया है, जहाँ पर एजेंट ने एक्ट करा हो विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी और अपने प्रिंसिपल के नेम पर। देन हमारे पास है वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, कुछ ऐसे एग्रीमेंट जो बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड होते हैं। इसकी मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा याद करने की। तो देखो यहाँ पर है पहला नेचुरल लव एंड अफेक्शन, आपने कोई काम नेचुरल लव एंड अफेक्शन में कर दिया है तब भी, और आपको कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रही है, फिर भी जो अगला बंदा है वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे इन्फोर्स करवा सकता है। उसमें कुछ कंडीशंस हैं वो फुलफिल होनी ज़रूरी हैं। ठीक है, पहला तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन से होना चाहिए वो पार्टीज़ के बीच में। दूसरा क्या है कि एक नियर रिलेशनशिप होनी चाहिए, हस्बैंड वाइफ, फादर सन मदर डॉटर, ऐसी वाली रिलेशनशिप होनी चाहिए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली यहाँ पर नहीं चलेगी, दोस्त यार वाली भी नहीं चलेगी। राइटिंग में होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको फिल करनी होंगी, देन आप उस कॉन्ट्रैक्ट को भी इन्फोर्स करवा सकते हो। देन हमारे पास है कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, आपने पास्ट में कुछ ऐसी सर्विसेज दी हैं, ठीक है, अपनी इच्छा से। अ प्रॉमिस टू कंपनसेट, आपने कंपनसेट करा है, आपने कंपनसेट करने के लिए प्रॉमिस करा, मतलब पे करने के लिए प्रॉमिस किया, या तो पूरी तरीके से कुछ पार्ट में पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी वॉलंटरी डन समथिंग, किसी बंदे ने आपके लिए पहले से ही कुछ काम कर दिया है, वो इन्फोर्सेबल रहेगा आपका सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 के अंदर। इन ऑर्डर टू डेटा प्रॉमिस मे बी वॉलंटरी बाइंडिंग, इसमें कुछ एसेंशियल फैक्टर होने ज़रूरी हैं, वो भी हम देख लेते हैं। ये द सर्विसेज शुड हैव बीन रेंडर्ड वॉलंटरली, अपनी इच्छा से करी गई हों। मस्ट बी रेंडर्ड फॉर द प्रोमिसर, प्रोमिसर के लिए करी गई हों। मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ सर्विसेज व्हेन रेंडर्ड, जो प्रोमिसर है वो जिंदा होना चाहिए जब सर्विसेज दी गई थी। प्रोमिस मस्ट बी इंटेंडेड टू कंपनसेट द प्रोमिसी, जो प्रोमिसर है उसकी ऐसी इंटेंशन होनी चाहिए कि वो कंपनसेट करेगा प्रोमिसी को। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट हमारे पास प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेप्ट, आपने ऐसा कोई प्रॉमिस करा है जो मतलब जिस पेमेंट का आपका टाइम भी निकल चुका है, 3 साल से ज़्यादा हो गई है, फिर भी आप प्रॉमिस कर रहे हो कि पे करने के लिए। व्हेन द प्रॉमिस इज राइटिंग साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट और बाय हिज ऑथराइज एजेंट इज मेड टू पे टाइम बार डेप्ट लिमिटेशन
इज़ वैलिड विदाउट कंसिडरेशन। जब कोई बंदा प्रॉमिस कर रहा है राइटिंग में और उसे साइन करके दे रहा है खुद के द्वारा या फिर उसका एजेंट उसे साइन कर रहा है, तो फिर वो टाइम बार डेब्ट भी आपका, मतलब उस टाइम बार डेब्ट के कॉन्ट्रैक्ट को भी आप इन्फोर्स करवा सकते हो, ऑल्दो वहाँ पर आप उन बंदों को कोई कंसिडरेशन नहीं दे रहे हो। देन हमारे पास है एजेंसी। सेक्शन 185 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है 1872, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। कोई कंसिडरेशन नहीं चाहिए होती है एजेंसी क्रिएट करने के लिए। अगर आपको सेक्शंस की सीक्वेंस वाइज लिस्ट चाहिए तो वो आपको मेरे ही चैनल पर मिल जाएगी। सभी चैप्टर्स की हमारे पास हमने अपलोड करी हुई है सेक्शन वाइज लिस्ट। देन हमारे पास है कंप्लीटेड गिफ्ट। स्टार्ट करते हैं। कंप्लीटेड गिफ्ट के केस में नो रोल नो कंसिडरेशन अप्लाई नहीं होता है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द वैलिडिटी। इस सेक्शन के अंदर कुछ भी लिख रहा वो इफेक्ट नहीं करती है वैलिडिटी। ठीक है, डोनर और डोनी के बीच में और एनी गिफ्ट एक्चुअल मेड। ठीक है, 10 गिफ्ट डू नॉट रिक्वायर एनी कंसिडरेशन। गिफ्ट देने में आपको कोई कंसिडरेशन रिक्वायर नहीं होती है। देन हमारे पास बेलमेंट है। नो बेलमेंट में भी आपको कोई कंसिडरेशन नहीं चाहिए होती है। सेक्शन 148 जो है आपका डिफाइन करता है बेलमेंट को हैज़ अ डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कुछ पर्पस के लिए, और दिस डिलीवरी इज़ मेड अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पोस्ट कंप्लीशमेंट। जब वो काम आपका पूरा हो जाएगा तो फिर वो गुड या तो पूरी तरीके से वापस कर दिए जाएंगे या फिर डिस्पोज ऑफ कर दिए जाएंगे डायरेक्शन पर आपके जो ओनर है या फिर जिसने डिलीवर करा था उसकी इच्छा पर। दैट्स इट, इतना ही है। देन हमारे पास लास्ट पॉइंट है हमारा चैरिटी। देन ये चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा। चैरिटी में क्या है कि अगर किसी बंदे ने अंडरटेक कर ली है कोई लाइबिलिटी आपके प्रॉमिस के ऊपर, जब आपने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कंट्रीब्यूट करने वाला हूँ कुछ अमाउंट चैरिटी के लिए, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो वैलिड होते हैं। यहाँ पर केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद था। गौरी मोहम्मद भाई साहब ने बोला कि मैं आपको डोनेट करने वाला हूँ कुछ पैसे, तो जो हमारे केदारनाथ के पंडित थे उन्होंने लाइबिलिटी कर दी, कुछ काम वाम करवा लिया, रेनोवेशन करवा लिया। फिर बाद में गौरी मोहम्मद साहब कहते हैं कि अब मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। देन फिर केस हुआ तो ये हर्ड हुआ कि हाँ गौरी मोहम्मद जी को उतने पैसे देने होंगे जितना मंदिर वालों ने काम कराया है। तो यहाँ पर हम ख़त्म कर लेते हैं अपने चैप्टर के साथ। इसे आप कैसे याद कर सकते हो नो रूल नो कंसिडरेशन वाले को, आइए देखते हैं। तो देखो इसमें हमारे पास है कि पहला तो पास वॉलंटरी सर्विसेज। तो अब इसे ऐसे याद करो, पास्ट में हमने कोई लव किया था, ठीक है, जो कि टाइम बार्ड हो गया। पास्ट में हमने कोई लव किया था, नेचुरल लव, एकदम सच्चा प्यार किया था, जो कि टाइम बार्ड हो गया, मतलब पुराना हो गया। अब हम एजेंट बनकर उसको गिफ्ट देने जाएंगे, ठीक है, चैरिटी में, पर उसने बेलन फेंक के मार दिया। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो। तो क्या था कि पास्ट में हमने कोई नेचुरल लव किया था जो कि पुराना हो गया, टाइम बार्ड हो गया। अब हम एजेंट बनकर जाएंगे चैरिटी से, उसे कुछ गिफ्ट देंगे, पर हम जब उसे गिफ्ट देने गए तब उसने हमें बेलन फेंक के मार दिया। बेलन फॉर बेलमेंट, पास्ट फॉर पास वॉलंटरी सर्विसेज, नेचुरल लव फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन, टाइम बार्ड आपको पता है प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेब्ट, एजेंसी है ही आपका, चैरिटी है ही, गिफ्ट आपका कंप्लीटेड गिफ्ट, एंड बेलन फेंक के मर दे आपका बेलमेंट। दैट्स इट। नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट यूनिट के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू यार, थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करो, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।